अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं और न्यूजीलैंड में मौजूद जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, क्या बाबर आजम की अदम मौजूदगी में सीनियर बल्लेबाज अजहर अली और फवाद आलम की जिम्मेदारियों पर इजाफा होगा। साथ साथ 2020 में 4 ओहदों से अपने करियर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आगाज़ करने वाले मिसबाह-उल हक के पास अब सिर्फ एक ओहदा बाकी रह गया है। इन तमाम तर टॉपिक्स पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी टेस्ट स्क्वाड का माउंट मंगोई में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। T20 की निस्बत हमारा टेस्ट स्क्वाड तजुर्बाकार है। न्यूजीलैंड के साथ अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। कप्तान कौमी टेस्ट टीम मोहम्मद रिजवान। अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग में काफ़ी डेप्थ मौजूद है और जिस उस पर इसके अपोजिट हमारे बॉलर्स देख ले, पाकिस्तान टीम के लिए एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी तगड़ा साइड भी है। बस न्यूजीलैंड काफी टफ टीम है। कौमी टीम को काफी मेहनत करना पड़ेगी। बाबर आजम की गैर मौजूदगी से पाकिस्तान टीम को मुश्किल तो होगी। दुआ है कि मोहम्मद रिजवान अच्छी कप्तानी करें। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम-उल हक। नहीं, पाकिस्तान की टीम को मुश्किल तो है कि आपको कप्तान नहीं है और वो मेन प्लेयर भी है आपका। उम्मीद है कि जी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। पाकिस्तान का वनडे टूर्नामेंट सेकंड 11 सदर्न पंजाब ने जीत लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के लिए मकामी क्रिकेटर्स की कैटेगरीज का ऐलान। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिसबाह-उल हक के मुआहदे में तौसी न करने का ऐलान। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड ने 27 कौमी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एक माली साल के लिए NOC जारी कर दिया। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के लिए तरबियती कैंप का ऐलान। लाहौर में 4 जनवरी से शुरू होने वाले कैंप में 31 खिलाड़ियों को तलब कर लिया गया। 17 नंबर की टीम रातों रात वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। हमें सबसे पहले एशिया में अपनी रैंकिंग बेहतर बनाना पड़ेगी। समीउल्लाह। इंजरी का शिकार टेनिस खिलाड़ी आसामुल हक ऑस्ट्रेलिया ओपन में शिरकत के लिए पुरुमीद। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरू हो रहा है अगले साल फरवरी में, उसके लिए मैं इंशाल्लाह 100% फिट हो जाऊंगा। और स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड की एक और फतह, ग्रेनाडा को 2-0 गोल से पछाड़ दिया। बिल्कुल, तमाम तर जो दुनिया स्पोर्ट्स से खबरें थी हमेशा की तरह हमने जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में शामिल की हमारी प्रोडक्शन टीम ने, लेकिन जो मेन हम बात करेंगे आज वो ऑफ कोर्स जैसे कि मोहसिन ने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान टीम वो अपना पहला टेस्ट मैच 2 रोज़ बाद खेलेगी ऑफ कोर्स। और मोहम्मद रिजवान जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए कप्तान हैं, उन्होंने आज बातचीत की और उन्होंने बातचीत में क्या बोला है कि क्या प्लान्स उनके हैं और जो बॉलिंग डिपार्टमेंट और बॉलर्स का जो रिदम है उस वाले से क्या बात उन्होंने बात की है। सर आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। एक चीज़ की सिर्फ लॉस है, जो हमारा सुपरस्टार जो बाबर भाई है वो नहीं है, मगर बाकी जो चीज़ें आप उठा के देख ले तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग में काफ़ी डेप्थ मौजूद है और जिस उस पर इसके अपोजिट हमारे बॉलर्स देख ले, पाकिस्तान टीम के लिए एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी तगड़ा साइड भी है। बस सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार है कि जितना जल्द से जल्द हम जेल हो जाए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देंगे। सिंपल सा प्लान है टेस्ट क्रिकेट खेलिए, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ पर रहना, अगर वो मुश्किल हमारे लिए तो उनके लिए भी है। हमारी बॉलिंग भी तगड़ी साइड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी है कि उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है, ऐसे नहीं कि उनकी बॉलिंग काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग है। वो सब कुछ उनके क्या कहते हैं, सब कुछ ग्राउंड पिच सब उसको सूट करता है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ उन्हीं की साइड पे रहे कि यार उनके बॉलर्स तगड़े हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स भी देख ले तो बस यही है कि सिर्फ अल्लाह पाक हमारे साथ हो और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब मिल के जोड़ के ये टेस्ट मैच खेलें, पूरे सीरीज़ खेलें, इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा रिजल्ट दे। जी, आपने सुना मोहम्मद रिजवान ने क्या बात कही। वो पुरज़्म है पहले टेस्ट मैच के लिए और यकीनन हमारी उम्मीदें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमें एक ऐसे स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो उससे पहले भी हमारे शो को 4 चांद लगा चुके हैं। बात कर रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग की। अगर हालिया बात की जाए तो उनकी टीम चैम्पियंस रही। हाल ही में कल हमने एक न्यूज़ सुनी जिसमें इनका जो चुना है, इनको T10 लीग में लाहौर कलंदर्स का ये पार्ट बने। मैं बात कर रहा हूँ जारहाना बल्लेबाज से शर्जील खान की। शर्जील, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जील तलहा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान की यकीनन आपने भी बात सुनी होगी। पाकिस्तान टीम एक बड़े इम्तिहान के लिए जा रही है। T20 सीरीज़ तो ख़त्म हुई, अब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या देखते हैं इस स्क्वाड को पाकिस्तान के? जी
माशाल्लाह से स्क्वाड बिल्कुल अच्छा है। जैसे T20 में खेले हैं और जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने जीता है T20 का, उससे बिल्कुल कॉन्फिडेंस इन लोगों को मिला होगा। और मेरी जो बेस्ट विशेज हैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर, और मेरी तो बेस्ट विशेज टीम के साथ ही हैं। और आपको पता है मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जीते, तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड लक और बेस्ट विशेज टीम के लिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और खास तौर पर शर्जील मोहम्मद रिजवान के लिए, बिकॉज ही विल बी द कैप्टन फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। लेकिन इस दौरे के हवाले से और जो टेस्ट सीरीज़ के 2 मैचेस हैं उस पर तो बात करते रहेंगे, लेकिन शर्जील आपकी इस सीज़न कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो कि अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, उसमें परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, यू मेकिंग अ गुड कम बैक। और अगर आपकी परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 7 मैचेस में 13 इनिंग्स के दौरान आपने 634 रन बनाए हैं, एवरेजिंग 48, जो कि किसी भी कम बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ 2 हंड्रेड्स और 4 50s आपने स्कोर की हैं। तो आपके फैंस चाहते हैं कि आप कम बैक करें, और पाकिस्तान टीम को एक अच्छे ओपनर की भी ज़रूरत है जो कि जारहाना बल्लेबाज हो। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप टीम का पार्ट होंगे। देखिए, पहले भी हमेशा जितनी बात हुई है आपसे, मेरे तो हमेशा छोटे छोटे सिंपल से गोल होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। तो कोशिश यही है कि अभी आखिरी मैच रहता है ट्रॉफी का, उसको अच्छा फिनिश करूं। फिर उसके बाद हमारा वनडे कप आ रहा है, उसको मैं अच्छे से बिल्कुल खेलूं। मेरा फोकस हमेशा परफॉर्मेंस पे था। देखें, अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आपके रास्ते, आपकी चीज़ें खुद आसान होती चली जाएंगी। बिल्कुल, आपने परफॉर्मेंस की बात की, तला ने आपकी सेंचुरी का जिक्र किया, तो हमने देखा है आप अज़ल से जब से आपने क्रिकेट स्टार्ट किए तो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से आप अपना खेल पेश करते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो आजकल की ये ज़रूरत है और ये कमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में महसूस की जा रही है शिद्दत से। और सेंचुरी की आपने बात की तो मैंने देखा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो आपकी सेंचुरी का स्ट्राइक रेट था वो भी खासा ऊपर था। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं, कितना फ़ायदा होता है आपको कि आपका अज़ल से एक ही गेम रहे, और नौजवानों को क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आपकी 4 डे क्रिकेट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट है। मेरी एडवाइस या जो भी अगर आप समझें कि मैं जो कहूँगा कि ये क्रिकेट आपको छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये क्रिकेट आपको इतना सिखाती है, और अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई होता है ना, आपको बाकी जाके जगहों पे खेलना आसान लगता है, जैसे हम ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है। तो आपने स्ट्राइक रेट की बात की, बिल्कुल ये आजकल मेरे हिसाब से ये बेसिक जरूरत है स्ट्राइक रेट आपके हर फॉर्मेट में। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट शर्जील अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मोहसिन ने जैसे T10 की बात की, आप उसमें तो कलंदर्स का पार्ट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स PSL 6 की तैयारियां भी चल रही हैं मोहसिन। तो PSL 6 में शायकीन क्रिकेट जो हैं, खासतौर पर कराची के जो तमाशाई हैं, वो ये चाहते हैं कि आप अगेन ओपन करें और कराची को चैंपियंस बनाएं। PSL 6 के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हाँ बिल्कुल जी, PSL भी हमारा वनडे कप के बाद T10 है, उसके बाद फौरन PSL है। अब देखें ना, बिल्कुल क्रिकेट के अंदर ही हम लोग हैं और हमें क्रिकेट ही खेलनी है आगे कंटिन्यू। तो मैं जो अपने आप को मैं फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ पहले से, और डे बाय डे परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो कोशिश यही होगी कि PSL को मैं फुल कैश करूँ, वनडे कप को फुल कैश करूँ। तो जितनी मेरी अभी फॉर्म लगी हुई है, जितना मैं अभी टच में हूँ, तो मैं इस चीज़ को, इस टाइम को मैं अभी जितना मैं कैश कर सकता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी मैं मैक्सिमम इसको कैश करूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी कोशिश ये कोई मौका हाथ से ना जाने दिया, और जो मौका मिले उसको भरपूर तरीके से अवेल किया जाए। अभी आपने एक मशवरा दिया नौजवान क्रिकेटर्स को, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपका क्रिकेट में कौन सा पसंदीदा फॉर्मेट है, या फिर तमाम ही फॉर्मेट में आप खुद की दस्तियाबी ज़ाहिर करेंगे? देखिए, मैं तो सारे फॉर्मेट को ही एंजॉय करता हूँ, और ख़ासतौर पे ये जो 4 डे है, वनडे हो, T20 हो, मैं तो अपनी क्रिकेट एंजॉय करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या, मुझे मज़ा आता है कि अपने 4 डे मैचेस खेलने का। डबल इनिंग मैचेस होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, लंबी लंबी फील्डिंग के बाद आपकी बैटिंग होती है, वो एक और चैलेंज होता है। तो इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्ट्राइक रेट 80 प्लस है कैरियर में। तकरीबन 84 मेरे मैचेस हो गए हैं फर्स्ट क्लास के। तो शुरू से ही मेरा स्ट्राइक रेट हमेशा से ही अच्छा रहा है, और शुरू से ही मतलब मैं तो नेचुरल गेम खेलता हूँ अपनी। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट आपने स्टार्टिंग से अच्छा ही रखा है और मेंटेन भी किया हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए मोहसिन, कि वो स्ट्राइक रेट अपना ओवर द पास्ट ईयर्स या करियर के दौरान जो है वो मेंटेन करके रखे। लेकिन जरा आप बात करते हैं पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच की तैयारियां उसकी चल रही है, लेकिन बाबर आजम का फर्स्ट टेस्ट मैच में ना होना, क्योंकि जितनी डिपेंडेंसी पाकिस्तान टीम बाबर पर दिखाती है शायद और कोई टीम किसी प्लेयर पर नहीं दिखाती। तो शर्जील, कितना फ़र्क पड़ेगा पहले मैच में? देखें जी, बिल्कुल हर टीम में आपके मेन प्लेयर होते हैं, और नो डाउट
बाबर अभी बहुत मेन प्लेयर है, प्लस हमारा कैप्टन है टीम का, तो उसकी जैसी परफॉर्मेंस हमारे लिए आई है पास्ट में और जैसा वो अभी करंट सिचुएशन में बाबर खेल रहा है, बिल्कुल उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन हमारे बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं तो वहां तक पहुंचे हैं, तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर और हमें बिलीव भी है कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कमबैक करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। बिल्कुल शर्जील, जिस तरह बाबर आजम की चर्चे हो रहे हैं, सब बातें करते हैं बाबर आजम की, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उन पर अब डिपेंड करती है और वो नहीं थे तो हमने देखा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके भी जहन में ये बात चल रही होगी कि किस तरह इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट बना जाए कि आपकी शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो कौमी क्रिकेट टीम को, साथ साथ शादाब के ना होने से भी कितना फ़र्क पड़ेगा। इन तमाम तर प्लेयर्स के साथ आप खुद खेले भी हैं। हम बिल्कुल देंगे, पाकिस्तान खेलना तो सबकी ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है बिल्कुल, और कोशिश यही है कि अपना पाकिस्तान टीम में ही कमबैक करूं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कोशिश सारी मेरी हमेशा परफॉर्मेंस भी होती है। देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे चाहे फॉर्मेट कोई सा भी हो, परफॉर्मेंस आपकी नजर आती है हर जगह, और जो चीज नजर आती है वो सबको पता चलती है। तो मेरा तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आसान सा, भाई आप जहाँ भी खेल रहे हैं, इवन आप क्लब का मैच खेल रहे हैं, अगर आप उसमें भी सेंचुरी करते हैं तो वो हाईलाइट होती है। ये तो आपका टॉप लेवल डोमेस्टिक का इतना जबरदस्त यहाँ माहौल बना हुआ है, तो कोशिश यही है कि आपको पता है इस दफा तो मैचेस भी टेलीकास्ट हो रहे हैं, स्टेडियम में तो टेलीकास्ट हो रहे हैं, और जो बाकी ग्राउंडों पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ये भी पहली दफा हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इतना जबरदस्त है कि आप जहाँ भी परफॉर्मेंस करेंगे बिल्कुल हाईलाइट होगी। अच्छा शर्जील, लास्ट टेस्ट मैच और लास्ट ओडीआई जो है आपने वो अपना ऑस्ट्रेलिया में खेला था, जहां पर 79 रन की 79 रन की आपने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। लेकिन एशियन टीम्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑफ कोर्स आपको नहीं हुई, लेकिन इंडिया को करंटली प्रॉब्लम हो गई है और वो अपने पहले टेस्ट मैच में 36 रन पर, जो कि उनका लोएस्ट है, और साथ साथ कोई भी खिलाड़ी उनका डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। तो इंडियन टीम का इस दौरे को आपने कैसे देखा जब आपने ये खबर सुनी कि 36 ऑल आउट, वो भी विराट कोहली ऑन द पिच? बिल्कुल, मेरे लिए क्या सबके लिए शॉकिंग था जब 36 पे टीम आउट हुई। तो सबसे पहले हमने तो हाईलाइट देखी कि ये आउट कैसे हुए हैं, उन्होंने क्या बॉलिंग की है ना, सबसे पहला ही सबने यही देखा था कि भाई कैसे आउट हुए। तो बिल्कुल शॉकिंग था। और जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में पिचेस बहुत फास्ट होती हैं, जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है। तो अगर आपने उस टूर की पहले से अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की हुई होगी तो थोड़ी सी मुश्किल आपको फील होंगी, क्योंकि एशियन पिचेस पे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस नहीं होता, वहां पे वुडलैंड से जरा एक्स्ट्रा बाउंस होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा सिचुएशन को, कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। तो वो अगर आपने अच्छी की भी होगी तो आपको वहां जाके इतनी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। और आखिरी सवाल आपसे जाते आते ये करूँगा कि अपनी फ़िटनेस पर कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फ़िटनेस को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म तो लगी हुई है, ये बात सब कहना है। साथ साथ ये भी बताइएगा कोचेस का कितना रोल होता है एक प्लेयर्स की लाइफ में, एक प्लेयर के करियर में। अभी आप बासित अली साहब के साथ कोचिंग कर रहे हैं, आपने तौसीफ अहमद के साथ भी काम किया है, तो कुछ बताइएगा कोचेस के हवाले से और अपनी फिटनेस के हवाले से। देखें, कोचेस का तो सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो जिस टाइम में हम लोग खेल रहे हैं अभी, वो यहाँ से कितने सालों पहले वो हर सिचुएशन से वो गुजर के गए हैं। तो हमें उनसे सीखना ही चाहिए कि बल्कि वो खुद भी बताते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त और काम की चीज होती है। आप उससे सीखें और आप उसके ऊपर फिर जाके अपना अमल करें, तो ये एक बड़ा ही अच्छा होता है, जिससे आपको पर्सनली तौर पे फायदा होता है, क्योंकि वो हर तरह की सिचुएशन से कोचेस गुजरे हुए होते हैं। और कोचेस का काम सिंपल है बिल्कुल, वो हमें बिल्कुल मोटिवेट करते हैं। खेलना तो हमने ही है अंदर जाके, लेकिन जो उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच होती है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उठाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपकी टीम का हेड कोच आपको आके बोले भाई तुम मेरे मेन प्लेयर और तुम्हें मेरी तरफ से फ्री हैंड है, तुम जाओ अंदर अपना खेलो, बस एंजॉय करो। बिल्कुल शर्जील, कोचेस की इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन जैसे कि आपने एशियन पिचेस की बात की थी शर्जील, तो अब 2021 वर्ल्ड कप जो है T20 का, वो इंडिया में होने जा रहा है। बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, ऑफ कोर्स हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अगेन वही सवाल है, ऑफ कोर्स आप तो कह रहे हैं कि मैं सीरीज टू सीरीज या डे बाय डे अपने आप को लेकर चल रहा हूँ कि मजीद बेहतरी को, लेकिन आपके फैंस ये चाहते हैं कि आप नेशनल टीम के साथ हों, खास तौर पर इन इंडियन पिचेस पे जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप होगा। तो फैंस को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बस फैंस को यही पैगाम है, दुआ करते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना भी मैं अपनी तरफ से 100% दे सकता हूँ, जितना मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम, मैं उस वही दूंगा। और मेरी कोशिश यही है कि बिल्कुल मेरे फैंस मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं।
वो भी चाहते हैं मुझे वापस पाकिस्तान टीम में देखने, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका ख्वाब जल्दी पूरा हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील, आपके लिए हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और फैंस तो यकीनन आपको चाहते हैं देखना है फील्ड में, आप जलवे देखना चाहते हैं। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है उस पर मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक और स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं मत चाहिए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से कबल हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर शर्जील खान मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे उनके बारे में टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, लेकिन अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो अरसे दराज से आप उनको क्रिकेट से जुड़े देखते होंगे। उनके कॉलम्स, उनका राइट अप तमाम ही दुनिया में पढ़ा जाता है। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, क्रिकेट के साथ साथ तमाम ही खेलों पर उनकी जाँच होती है। मैं बात कर रहा हूँ कमेंटेटर, मायनाज कमेंटेटर तारिक सईद साहब की। इस वक्त भी वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर वेलकम करेंगे आपको शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी वेलकम सर। अच्छा, आपसे शुरुआत करेंगे दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से। हमने देखा T20 में तो पाकिस्तान सीरीज़ हार गई, एक मैच जीतने में कामयाब हुई। लोग कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में बूस्ट अप देगा। आज मोहम्मद रिजवान ने भी बात की। ओवरऑल अगर आपसे बात करें इस टेस्ट सीरीज़ को, कैसा देखते हैं आप? देखिए, न्यूजीलैंड को इस वक्त न्यूजीलैंड में हराना काफ़ी मुश्किल है। पिछले तकरीबन 4 बरस से ये टीम जो है वो टेस्ट सीरीज तो दूर की बात है, कोई टेस्ट मैच भी नहीं आ रही है। तो ग्रीन टॉप पिचेस वहाँ बनाने का रिवाज चला है। और आपसे कुछ अर्सा पहले भारत ने एक बड़ा बम्पर होम सीजन खेला था, तो उन्होंने इतनी ज्यादा रैंक टर्नर्स बना दिए थे कि उसके बाद शायद दूसरी दुनिया को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि होम सीरीज जो है वो जीतने का एक तरीका है कि आप विजिटिंग टीमों के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ पर इंतहाई किस्म की विकेटें बनाएं। न्यूजीलैंड ने भी ये करना शुरू किया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान ने टूर किया था, आज से 4 साल पहले, उसमें 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया था। तो शायद पाकिस्तान ने उससे सबक सीखा होगा, क्योंकि काफी खिलाड़ी हैं उस टूर के जो इस बार भी टीम के साथ गए हैं। हेड कोच मिसबाह उल हक उस वक्त कप्तान थे, अजहर अली हैं, फिर यासिर शाह भी हैं। तो एक नए कप्तान के साथ टीम जा रही है, एक नए, हम समझ सकते हैं, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन बहुत मुश्किल टूर है, शायद ये इंग्लैंड से भी ज्यादा मुश्किल टूर है। अच्छा, मुश्किल टूर तो हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि बाकी टीम्स जो हैं वो 200 300 रन बना रही थी, और फिर टेस्ट में अकेले अकेले खिलाड़ी जो है, आपने देखा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी तो डेविड वार्नर ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए थे जब नए बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान टीम गई थी। लेकिन पाकिस्तान की जाने से विदाउट बाबर आजम कौन करेगा 200-300? मोहम्मद रिजवान करेंगे 200-300? उनकी एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने आखिरी T20 में दिखाई है कि प्रॉबेबली he'll be the one जो कि परफॉर्म कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज में। मोहम्मद रिजवान से हम उम्मीद तो लगा सकते हैं, क्योंकि इन पिचेस पर वो बेहतर खेलते हैं, क्योंकि बैकफुट के प्लेयर हैं। पाकिस्तान की इस टीम में बहुत कम पिछले बार पर खेलने वाले बैट्समैन हैं, तो कट और पुल शॉट अच्छा खेलते हैं यहाँ, क्योंकि पिचेस में बाउंस होता है। तो उनसे उम्मीद तो की जा सकती है मोहम्मद रिजवान से। लेकिन जो अजहर अली हैं, उनसे मेरा ख्याल है कि उनको बहुत जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सीनियर बैट्समैन है इस टीम को, बाबर की अदम मौजूदगी में उनको संभालना होगा। और अब ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो किस शक्ल में नजर आता है। या आबिद अली जो हैं वो इस वक्त ऐसी फॉर्म में हैं कि उनको शान मसूद के साथ ओपनिंग कराई जाए, या फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा जो कि इमरान भट्ट गए हुए हैं, वो टेक्निकली ज्यादा। अच्छा, आप अजहर अली की बात कह रहे हैं ना, 58 रन उन्होंने शाइन्स के साथ बनाए तो हैं, लेकिन उन पे ये भी तो प्रेशर होगा, कप्तानी रिसेंटली गई है, कहीं टीम से जगह ना चली जाए असद शफी की तरह। ये दबाव तो है, लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, 10 साल हो गए हैं जी, शायद उससे भी ज्यादा अरसा हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। और न्यूजीलैंड पहली मरतबा तो ये जा नहीं रहे, इनका तीसरा दौरा है अजहर अली का। तो इसलिए इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। और जाहिर है कि वो इनको भी टेक्निकल इश्यूज थे इंग्लैंड के दौरे में, जब ये LBW हो रहे थे बार बार। तो उम्मीद करते हैं कि यूनुस खान ने इनके साथ काम किया होगा और ये अपने उन मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान को अपनी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसको बहुत सुधारना होगा इंग्लैंड के मुकाबले में।
ठीक है, बहुत से सुधारना होगा इंग्लैंड के मुकाबले में। आपने यूनुस खान का जिक्र किया और साथ साथ ये भी बात की कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन T20 सीरीज़ जब हम शिकस्त से दो चार थे T20 सीरीज़ में, तो बैटिंग कोच यूनुस खान ने बयान दिया था कि हमारी टीम न्यूजीलैंड से सीख रही है। तो तारिक साहब, कब तक हम सीखते रहेंगे? हमने ये बात दौरे इंग्लैंड पर भी सुनी थी कि हमारी टीम ना तजुर्बेकार है, सीख रही है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा ख्याल कोई भी बहाना नहीं होता। ये वैसे भी प्रोफेशनल हैं और अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जमाना है। वैसे में हम बार बार ये नहीं कह सकते कि टीम जो है वो अभी तक नई टीम बन रही है या तश्कील नौ के मरहले में है। तो जाहिर है कि इनको हर तरह की फैसिलिटीज मुहैया की जाती हैं। इनके साथ बैटिंग कोचेज हैं, बॉलिंग कोच हैं वकार यूनुस, फील्डिंग कोच है इस टीम के साथ, तो इनको फैसिलिटेट तो किया गया है हर लिहाज से। हाँ, ये जरूर है कि इस टीम को शायद उतनी तैयारी का मौका नहीं मिला जितना एक की बजाय अगर ये 2 फर्स्ट क्लास मैच खेल लेते जो पाकिस्तान शहीन्स के नाम पे, शायद टीम की जो टेस्ट की तैयारी है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन फिर भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं तो आपको मेंटली टफ होना चाहिए, आपको इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। और हम अभी बैटिंग की बात कर रहे थे, हमने यही देखा है हालिया बरसों में कि ओवरसीज ये पाकिस्तान अपनी शायद बैटिंग की वजह से नहीं हारा है, ये ज्यादातर बॉलर्स ने लेट डाउन किया। तो यासिर शाह जो हैं ये इनसे अब देखना ये कि ये जब भी जाते हैं साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो ये अभी तक कुछ कर नहीं पाए वहां की पिचेस पर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालिया हमने देखा कि जब वो न्यूजीलैंड का दौरा करने गए, फिर कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स का मसला आ गया, उसके बाद फिर वहाँ पर भी क्वारंटीन होना पड़ा उनको, प्लेयर्स को। फिर न्यूजीलैंड हुकाम की जाने से प्रेशर भी क्रिएट किया गया। अब देखते हैं कि मेंटली इतना टफ होते नहीं होते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। विल बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात करें, पाकिस्तान टीम अपने न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है और मोहम्मद रिजवान जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि टेस्ट कैप्टन होंगे पहले मैच में, उन पे काफ़ी प्रेशर होगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि साबिक चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू किया। उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड टीम काफ़ी टफ है और पाकिस्तान टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमने देख भी लिया T20 सीरीज़ में जब 2-1 से पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मजीद क्या बातचीत की उन्होंने, जरा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। पाकिस्तान की टीम को मुश्किल तो है कि आपको कप्तान नहीं है और वो मेन प्लेयर भी है आपका, लेकिन ये कि जी लड़के 3 T20 के मैचेस खेले हैं। लास्ट मैच में टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कि जीते भी हैं और जीत के साथ है ना टेस्ट मैचेस में जाएंगे। उम्मीद है कि जी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत टफ टीम है। अभी इससे पहले इंडिया ने भी 2 टेस्ट मैच खेले थे, दोनों न्यूजीलैंड जीत गया था। अभी उन्होंने लास्ट में वेस्ट इंडीज़ को भी हराया है, तो पाकिस्तान को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर वहाँ सीरीज़ वो जीतना चाहते हैं। तो वकार के अलावा ये कि जी वहाँ मिसबा भी था, अगर मिसबा से इसे कंप्लेन करनी चाहिए थी। मिसबा ने भी अगर नई बात याली उसको उससे भी मुतमईन नहीं हो रहा था, उसको बोर्ड से बात करनी चाहिए थी। वकार और मिसबा के ऊपर बोर्ड है, उसको बोर्ड से कंप्लेन करनी चाहिए थी। अगर कहीं सुनवाई ना होती तो फिर वो उसके पास राइट था कि वो इस तरह का डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने बोला है कि टफ टीम है। वो साथ साथ मोहम्मद आमिर की डिसीजन से रिलेटेड जो कि रिटायरमेंट का, उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि बहुत ये डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई मामला थे उनके तो वकार यूनुस और मिसबा साहब से इस तरह के कोई मामला थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले रुजू करते और फिर इस तरह रिटायरमेंट का ऐलान करते। खैर, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन तारिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, न्यूजीलैंड का दौरा है और 2 टेस्ट मैचेस हैं, ऑफकोर्स परसों से स्टार्ट होने वाले हैं 26 दिसंबर से। लेकिन कितनी मुश्किलात पाकिस्तान टीम को ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने चांसेस पाकिस्तान के हैं, नोइंग कि न्यूजीलैंड 2017 से कोई टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड पे नहीं हारा है। 15 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें वो अनबीटन है और जिनमें 11 में से 7 टेस्ट इनिंग्स में वो टेस्ट मैचेस में वो जीत चुके हैं पिछले। जी हाँ, न्यूजीलैंड को इस वक्त न्यूजीलैंड में हराना तो बहुत मुश्किल है। अभी जिस तरह इंज़मामुल हक कह रहे थे कि भारतीय टीम को भी, जो काफी ताकतवर टीम थी, उनको भी शिकस्त हो गई थी अभी पिछले बरस। तो पाकिस्तान टीम जो है इसका बड़ी हद तक डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं ये वहाँ पर कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। क्या इनमें 20 विकेटें लेने की अहलियत है? मोहम्मद अब्बास ने अपनी फॉर्म दिखाई है,
साइड मैच में, और अब उनके साथ जो शाहीन अफरीदी हैं, क्या वो लंबे स्पेल करने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ जो नसीम शाह हैं, तो ये पाकिस्तान टीम की बॉलिंग पर मेरा ख्याल है कि बहुत इंतजार करता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जब भी जीता है ओवरसीज, वो पाकिस्तान अपने बॉलिंग के बलबूते पर जीता है। और न्यूजीलैंड में जो एक खुशकुन पहलू है कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत कम पाकिस्तान ने वहां पर मैचेस हारे हैं। एक जमाने में 60s का जो एरा था, जब पाकिस्तान एक कमजोर टीम समझी जाती थी, तो उस दौर में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 2 मरतबा टेस्ट मैचेस हराए थे। उस पूरे डेकेड में पाकिस्तान ने 2 ही टेस्ट मैच जीते थे। अब ऐसा ना होना कि रिकॉर्ड खराब हो जाए। हाँ, बस फिर खेल में। तारिक साहब, दूसरा ब्रेक से कबल आप यासिर शाह के हवाले से बात कर रहे थे। T20 में हमने देखा इमाद वसीम, शादाब खान हमारे 2 स्पिनर्स थे, लेकिन तीनों मैचों में स्पिनर्स कोई विकेट नहीं ले सके। और आपने जैसे भी बताया कि यासिर शाह भी विकेट नहीं ले पाते। अगर जनूबी अफ्रीका की बात करें या बाहर ममालिक की बात करें, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना लम्हा फिक्रिया है? देखिए, पाकिस्तान की जो ज्यादातर फतवाहत रही हैं वो तो यूएई में स्पिनर्स की बदौलत थी, और क्योंकि वहाँ पिचेस ऐसी होती थी, हालात ऐसे थे, ये स्पिनर्स जो है वहाँ लंबे लंबे स्पेल करते थे दिन भर। पहले सईद अजमल थे, उसके बाद यासिर शाह आ गए, तो ये पाकिस्तान को जितवा दिया करते थे। और इससे हटके भी पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड में कुछ टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो या वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता था, तो उसमें भी यासिर शाह का बड़ा किरदार था। तो अब पाकिस्तान के मेरा ख्याल वक्त आ गया कि जो फास्ट बॉलर हैं इनको हाथ खड़ा करना होगा, इनको अपनी इफादियत जो है वो साबित करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी पिचेस दोबारा बनाएंगे, क्योंकि जो हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी पिचेस थी वो बिल्कुल ऐसे आपको बिल्कुल सख्त पिचेस थी, वहां पर ठीक है, स्पिनर का रोल नजर आया नहीं है। सख्त पिचेस थी, इंडिया का होल्ड आपको नजर नहीं आया। भारत की आप बात कर रहे हैं तो भारत एक और सीरीज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। पहले मैच में जो हशर हुआ वो सब ने देखा, लेकिन अब कुछ ऑस्ट्रेलिया से, जैसे लेमन की मैं बात करूं तो उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय टीम कमबैक की सलाहियत रखती है। यकीनन कोहली नहीं होंगे, और फिर क्या कहेंगे इस सीरीज़ के हवाले से आप? या जितने मुकाबले की तवक्को थी और जिस तरह के 2 दिन टेस्ट मैच हुआ था, लगता था कि जो है वो शायकीन को बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। फिर डे नाइट टेस्ट मैच जो होता है एडिलेड का, उसका तो इंतजार रहता है दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन को, लेकिन वो तो बिल्कुल पांसा ही पलट गया एक स्पेल में। वो भारतीय जो बैटिंग लाइनअप थी वो बिल्कुल वो तो रेत की दीवार साबित हुई, और बहुत मायूसी हुई। और ये ऐसा जब होता है किसी भी टीम के लिए, फिर उतना आसान नहीं होता। अभी इनके जो कप्तान हैं विराट कोहली, वो भी नहीं होंगे, नए कप्तान हैं जिनके रहाणे। अच्छा, आप ये तो दुरुस्त कह रहे हैं कि रेत की दीवार साबित हुई है भारतीय क्रिकेट टीम, लेकिन 2020 ने जाते जाते एक सरप्राइज दे दिया है भारतीय क्रिकेट टीम को। ये रिकॉर्ड आप याद रखिएगा, 2020 के दिसंबर में आपने ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन विराट कोहली की आप बात कह रहे हैं कि वो अब ऑफ कोर्स ही इज अनअवेलेबल फॉर रिमेनिंग टेस्ट मैचेस, जो कि 3 मैचेस अब रिमेनिंग है। लेकिन सुनील गावस्कर वो कह रहे हैं कि जो तमाम तर जो जिम्मेदारी है उन्होंने विराट कोहली पे डाली है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो क्या वाकई विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल हैं या रीड नहीं कर सके उस कंडीशंस को? नहीं, देखिए, वो तो सारी बैटिंग ही फ्लॉप हो गई, और विराट कोहली ने पहली इनिंग्स में 74 रन बनाए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से रन आउट हो गए वहां पर जिनके रहाणे के साथ ही खेलते हुए। दूसरी इनिंग्स में या ऑस्ट्रेलिया जैसी या इंग्लैंड जैसी जगह पर एक ही बैट्समैन से बार बार वैसी कारकर्दगी की तवक्को रखना, वो तो मेरा ख्याल है कि शायद इतनी जायज बात भी नहीं है कि दूसरे प्लेयर से उनको भी वहाँ कुछ एहसास होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट हो गई है, और हिंदुस्तान में जो IPL में भी अब बात हो रही है कि 8 के बजाय 2022 से 10 टीमें हो जाएंगी, तो उनकी शायद जो ज्यादा तवज्जो है वो है ये मुख्तसर फॉर्मेट की तरफ, अपने IPL की तरफ। बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के दौरे पर तो बात कर ली, लेकिन जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में शर्जील खान हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि PSL की तैयारियां उनकी तो उरूज पर पहुंची हुई हैं, कराची किंग्स भी तैयारी करें, लेकिन गालिबन अब लग ये रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि स्टार्टिंग में ही बाहर हो गए थे PSL 2020 में, वो भी अपनी तैयारियाँ करें। और सबसे अहम तैयारी उन्होंने ये की कि मिसबाह अल हक साहब जो कि हेड कोच थे, उनके मुआहदे में तोसी नहीं की है, यानी ही नो लॉन्गर सर्व एज अ हेड कोच फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। तारिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, इस फैसले को कैसे देखते हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये एक बड़ी प्रोफेशनल फ्रेंचाइज है, शायद सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फ्रेंचाइज है इस पाकिस्तान सुपर लीग की। तो मिसबाह उल हक के साथ एक शुरू ही से उनकी वाबस्तगी थी, जिस जमाने में ये इनके कप्तानी करते थे और 2 टाइटल इनने जितवाए थे।
तो बाद में फिर कोच बने, और क्योंकि वो उनका जो कोच बनना है, वो बहुत से लोग शायद ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम के कोच होते हुए उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है कि अच्छी टर्म्स पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और मिसबाह उल हक ने इस अपने रिश्ते को खत्म किया है। तो यू नेवर नो, मुस्तकबिल में आगे चलकर ये दोनों फिर जो है मिल जाएं। तो लेकिन ये है कि एटलीस्ट अच्छी टर्म्स पर दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, ये एक अच्छी रिवायत कायम हुई है। जी, अगर अच्छे टर्म्स से एक दूसरे को छोड़ेंगे तो एक अच्छी रिवायत होगी। तारिक साहब, अगर आपसे बात करूं 2020 के आगाज़ की, तो मिसबाह उल हक के पास 4 ओहदे थे, 3 तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो अब एक ओहदा उनके पास रह गया है। कैसा देख रहे हैं मिसबाह उल हक की ओवरऑल कारकर्दगी को? अगर पाकिस्तान टीम की भी बात की जाए तो हम गैर मुल्की सीरीज़ जीतने में नाकाम दिखाई देते हैं। फिर इस बार अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी देखी जाए तो वो बिल्कुल लास्ट पे सेकंड लास्ट आई थी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी है मिसबाह उल हक की कोचिंग के अंडर, मेरा ख्याल उसको पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और वैसे भी जो हालात हैं पिछले तकरीबन 10 महीने से, ज़ाहिर है लॉकडाउन का मामला रहा, उसके बाद खिलाड़ी जो हैं उनको बबल में जाना पड़ा, बहुत मुश्किल रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी, तो सही तरह प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड में जाकर ये इतना बुरा नहीं खेले, पहला टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन शायद वहाँ पे वो कप्तानी में वो ऐसी शायद चूक हो गई 1-2 अहम मौके पर, जिसकी वजह से वो सीरीज का नतीजा भी पाकिस्तान के हक में हो सकता है। ठीक है, ये 4 ओहदों की मोहसिन बात कर रहे हैं तारिक साहब, ये तो प्रेशर मिसबाह पे था, लेकिन उन पे एक और प्रेशर भी था कि इस्लामाबाद के प्लेयर्स थे, ज़्यादातर वो मोहसिन हमें नेशनल साइड में नजर आ रहे थे। खैर, डिपार्टमेंट क्रिकेट को वज़ीर आज़म साहब ने, जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया, फिर एसोसिएशंस बन गई, रीजन्स बन गए, उसके अंदर क्रिकेट स्टार्ट हो गई, लेकिन जो रोज़गार है क्रिकेटर्स का वो ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन उस मामले पर 27 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स 1 साल के लिए बेरोजगारी से बच गए हैं, और ये खबर आई है वाबदा स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जिसने 27 कौमी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1 माली साल के लिए NOC जारी किया है। साबिक कप्तान सलमान बट, टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, अब्दुल्ला शफीक को भी NOC जारी किया गया है, जबकि वाबदा स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम क्रिकेटर्स के NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिए हैं। तो यहाँ पर तारिक साहब, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, वहाँ पर बेरोजगारी से बचाने के लिए क्रिकेटर्स को वाबदा मैदान में आया, तो डिपार्टमेंट्स तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वाबदा का स्पोर्ट्स के साथ काफी पुराना रिश्ता है। जब पाकिस्तान में नेशनल गेम्स भी होते हैं तो वाबदा और आर्मी, ये 2 ऐसे महकमे हैं जो आर्मी का स्पोर्ट्स का शोबा, उनकी टीमें होती हैं, तो ये दोनों ही आखिर में विक्ट्री स्टैंड पर आती हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी जहाँ तक बात है खिलाड़ियों को रोजगार फराहम करने की, तो जो नया सिस्टम आया है इसमें भी जो खिलाड़ियों को मुख्तलिफ सहूलियात दी गई हैं, शायद वो पहले उस तरह की नहीं थी। खास तौर पर खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया है, उनके लिए दूसरी सर्विसेज भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो एक तरफ बंद हुई है, तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों पर दरवाजे खुले भी हैं। उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बहुत से प्लेयर्स को, ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, और अभी जब इसके साथ सिटी क्रिकेट और क्लब क्रिकेट शुरू हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ये सिस्टम जो है सही मानों में उसी वक्त मजबूत नजर आएगा। जी, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की। तारिक सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और यकीनन जिस तरह हम तमामी अपने शो में तमामी खेलों पर बातचीत करते हैं, तो फहमीदा मिर्ज़ा ने भी कुछ DG स्पोर्ट्स की तैनाती पर बातचीत की है। उन्होंने क्या बात की है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। जी, DG स्पोर्ट्स की तैनाती का अनफॉर्चुनेटली हम जब एडवर्टाइज़ करते हैं, और वो तो एक कोई भी एम्प्लॉय उठ के अगर कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट उस पर स्टे देती है, तो आपको तो पता है कि जो कोर्टों के फिर जब तक डिले और वो सारा 6-6 महीने 7-7 महीने हमारे ये DG की तैनाती में हमें डिले हुआ, नुकसान हुआ। और मेरी आपके चैनल्स के ज़रिए अपील है कोर्टों से कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव को करने दिया जाए, और वो लोग जो कि हम दुनिया के तर्ज के मुताबिक हम ऐसे लोग लेकर आएँ जो वाकई उनके पास वो स्किल हो और एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को जो आगे ले जा सकें, और हम दुनिया के पैमाने पेस पे हम चल सकें, उस किस्म की शख्सियात की हमें तलाश है। और ये जो बार बार हमारे एम्प्लॉयज़ जाते हैं
कि उन्हें डिस्करेज किया जाए। कोर्टों को ये देखना चाहिए कि हाँ जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, रादर देन कि इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं बस जो नीचे से ही एक है कि बाय प्रमोशन करें। तो आई थिंक बाय प्रमोशन के लिए बहुत सी और दूसरी जगहें हैं जहाँ पे हो सकता है। इसके लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, इसके लिए आपको एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को जो आपके फुलफिल कर सके और आपकी स्पोर्ट्स को उस लेवल पे ले जा सके जहाँ दुनिया के पेस के मुताबिक हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो कोर्टों ने फिर दोबारा स्टे दिया इसको एक जल्दी से उन्हें चाहिए कि इसको ख़त्म करें और हम अपने प्रोसेस में आगे बढ़ें। बिल्कुल उम्मीद है कि कोविड-19 के दौर में अब जब स्पोर्ट्स जो है वो रीगेन कर रही है, दोबारा वापस आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स दोबारा शुरू हो रहे हैं, उस तरह जो खेलों की सरगर्मियां हैं जो कोविड-19 से मुतासर हुई थी वो दोबारा रीगेन कर जाएं। लेकिन साथ साथ जो टेनिस स्टार हैं पाकिस्तान के एहसामुल हक, वो इंजरी का शिकार थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो कम बैक कर सकें। उन्होंने बातचीत क्या की है, ज़रा भी मुलाज़ा फरमाइए। आहिस्ता आहिस्ता जी, स्लो एंड स्टडीली एंड श्योरली गेटिंग बेटर। एज के साथ साथ आई फील लाइक थोड़ा सा रिकवरी प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस अगेन लास्ट वीक। आहिस्ता आहिस्ता खेल रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा और पुश किया अपने फुट को, तो वेरी हैप्पी विद द इम्प्रूवमेंट। सारी थेरेपीज़ वगैरह करवा रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरू हो रहा है अगले साल फरवरी में, उसके लिए मैं इंशाल्लाह 100% फिट हो जाऊँगा। और अभी तक हमारा जो स्केड्यूल है सिर्फ मार्च तक आया है कैलेंडर, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फरवरी के शुरू में, और उसके बाद मार्च में हमारे यूरोप में 3-4 टूर्नामेंट हैं, वो खेलूँगा। और मेरे ख्याल से मार्च के एंड में फिर हमारा डेविस का मैच है अगेंस्ट जापान, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जापान जैसी टीम पाकिस्तान आ रही है, बहुत बड़ी टीम है, एंड आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर आवर यंगस्टर्स आल्सो टू गेट दैट एक्सपीरियंस। और जो टेनिस लवर्स भी हैं उनको भी इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को पाकिस्तान में देखने का मौका मिलेगा, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू प्रमोट टेनिस इन पाकिस्तान। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि एहसामुल हक जो अपने मकासद हैं उसमें कामयाब होंगे। साथ साथ अगर बात करें हॉकी सुपर लीग के हवाले से, तो हॉकी में पाकिस्तान हॉकी में फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाने पहचाने जाने वाले समीउल्लाह ने सुपर लीग हॉकी के हवाले से बयान दिया है। वो नाखुश नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हॉकी जो लीग है उससे कराने से बेहतर है कि ग्रास रूट पर पैसा खर्च किया जाए। उन्होंने क्या बात कही वो पहले आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जूनियर वर्ल्ड कप को आप देख लें, बाकी तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ एशिया पे कंसंट्रेट पहले करें, और अगर एशियन चैम्पियन होते हैं या एशियन फाइनलिस्ट होते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और इस वक्त भी जैसे अभी अंडर 17 चैम्पियनशिप हुई, जो अंडर 16 जिसका नाम था, तो इसमें से टैलेंट लेके उनको सही जगह ट्रेनिंग करना चाहिए, और ट्रेन करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एशिया कप है हमें जूनियर के जीतना चाहिए। आप पहले देखें ना 79 में देख लें आप, उसकी जो खिलाड़ी थे वो ऑलमोस्ट 84 तक रहे, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक छोटे से टूर्नामेंट का। हमारे लिहाज से छोटा टूर्नामेंट है, लेकिन 79 देख लें और 84 देख लें कहाँ तक पहुँचा हो। तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं वो फेडरेशन से फिर ये कहता हूँ, और जो लोकल लोग हैं हमारे उनसे भी यही कहता हूँ कि पहले एशिया पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद फिर दूसरी जगह जा सकते हैं। जब आपकी एशिया में रैंकिंग बेहतर होगी तो फिर यूरोपियन भी आपको बुलाएंगे। अगर एशिया में आप चौथे नंबर पे होंगे तो कौन आपको बुलाएगा। तो ये चीज़ हमें ठीक है। मेरे लिहाज से तो ट्रेनर चाहिए और वीडियो एनालिस्ट चाहिए। हमारे वीडियो एनालिस्ट अच्छे हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, जो रिज़ल्ट नहीं दे सकते। मैं 2004 में रहा, मेरे साथ वीडियो एनालिस्ट था। तो आजकल तो इतने अच्छे चीज़ें प्रोग्राम्स आ गए हैं कि एक क्लिक करें, आप ऊपर से भी देखें, नीचे से भी देखें, राइट से भी देखें, लेफ़्ट से भी देखें, और स्पेसिफिक एरिया भी देख सकते हैं आप। जैसे कि राना साहब को मुतालिक सुनता रहता हूँ, ये भी इसी पैटर्न में बताते हैं। तो खिलाड़ियों को सिर्फ हमने एजुकेट करना है और फिज़िकल फिटनेस ठीक करनी है, बेसिक इनका ठीक करना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हॉकी की सरगर्मी से मुतालिक मोहसिन ने आपको बताया, और जैसा कि हम कोशिश करते हैं, और आपने जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में भी देखा था कि ला लीगा का एक इंपॉर्टेंट मैच हुआ और रियल मैड्रिड ग्रेनाडा के अगेंस्ट 2-0 उन्होंने विक्ट्री हासिल की, थैंक्स टू करीम बेंजेमा एंड कैसेमीरो जिन्होंने गोल स्कोर किए। लेकिन ज़िडान 11 जो है, ज़िनेडिन ज़िडान ख़ासतौर पर वो सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि क्या मिडफील्ड में सोल्यूशन होंगे, ख़ासतौर पर फ्रंट 3 अलॉन्ग साइड बेंजेमा। कौन राइट विंग पर खेलेगा? लुकास वास्केस करंटली खेल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट विंग पर अब ईडन हज़ार्ड वो कम बैक कर रहे हैं। लेट्स सी कि कौन खेलेगा। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये एक सवालिया निशान है जो कि ज़िडान इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करें। खैर, प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।